हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है कि मैथ कैसे सीखें। तो इससे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि मैथ हम कहाँ से सीखें। तो जनरली जो किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे एच डी यादव है ना, जैसे एच डी यादव की बुक हो, आर एस अग्रवाल की, आर एस अग्रवाल की किताबें हो, परफेक्ट की किताबें हैं, या और भी कोचिंग के बहुत सारे नोट्स हैं, है ना। तो मैं बोलूंगा कि ये अगर आप बेसिक मैथ नहीं जानते, आप एकदम बिगिनिंग लेवल पे हैं, शुरू से आप मैथ सीखना चाहते हैं, जीरो लेवल से मैथ सीखना चाहते हैं, तो आप इन किताबों को फॉलो मत करिए, क्योंकि इन किताबों में जनरली बहुत सारे ट्रिक दिए हुए हैं। और जब तक आपको उसका विस्तार से नॉलेज नहीं होगा, आप ट्रिक याद नहीं रख पाओगे, ट्रिक में आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब ट्रिक से आप नहीं बना पाओगे जब तक आपको विस्तार पता नहीं हो। तो इन किताबों को, अगर बेसिक लेवल से आप मैथ सीखना चाहते हैं, तो इन किताबों को फॉलो करने की बजाय आप सीजी बोर्ड की किताब हो, है ना, सीजी बोर्ड है ना, जो 6 से 10 तक की, इससे आप पढ़िए, इसमें बहुत विस्तार से मिलेंगे, है ना। या इसके अलावा आप ज्यादा महत्व देके पढ़ें तो एनसीईआरटी को पढ़िए, 6 से 10 तक की। ये इन किताबों को आप फॉलो कीजिए और इनमें आप विस्तार से पढ़िए। उसके बाद यहां से पढ़ने के बाद आप इन बुक को फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें ज्यादा, इन किताबों में ज्यादातर क्वेश्चन दिए गए हैं ना, सीखने के उद्देश्य से तो नहीं, केवल प्रैक्टिस के उद्देश्य से मैं इस बुक को अच्छा मानता हूँ। तो आप इन बुकों को फॉलो ना करके आप इनको पहले फॉलो करिए। पहले आप इसमें सीखिए, आपको इनमें एकदम बेसिक लेवल से मिलेगा और एकदम विस्तार से मिलेगा, इसीलिए आप इनको महत्व देके पढ़िए। सीजी बोर्ड चाहे एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी से सीखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, एनसीईआरटी में और भी विस्तार आपको मिलेगा। तो आप इस किताब को फॉलो करिए, एनसीईआरटी को। उसके बाद आप यहाँ से क्वेश्चन बनाइए और प्रैक्टिस करिए यहाँ से। तो अब लेकिन जब हम एनसीईआरटी का बुक या चाहे सीजी बोर्ड की किताब हो, इनको फॉलो करें या इनको खोल के देखते हैं, तो इनमें भी बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं। तो हमें वहां पे भी कंफ्यूजन महसूस होता है कि मतलब कैसे करें तैयारी, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उन टॉपिकों को आप, मतलब जो जो जरूरत है, जैसे अपने वीडियो में मैं एकदम खास खास टॉपिक है ना, जो इन्हीं बुकों पर आधारित होंगे, उन्हीं के बारे में मतलब बताऊंगा, जो जो खास खास टॉपिक। तो दोस्तों, ये जानने के बाद कि मैथ की तैयारी कहाँ से करें, अब हम देखते हैं कि मैथ की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमें मैथ कैसे सीखना चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। इससे हम ये देखेंगे कि हमें मैथ कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले हम इसको बना के देखते हैं, है ना। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे 2 संख्याओं का योग कितना है, 30, तथा उनका अंतर 10 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसको हम पहले बनाते हैं। जैसे क्या है कि 2 संख्याओं का योग, तो जनरली जो हमें पता नहीं होता है, यहाँ कहा गया है अज्ञात है ना, कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें जो नहीं पता था, आप लोग जानते होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा, बहुत बनाया होगा, है ना। तो वही देखेंगे कि हमें मैथ की कैसे तैयारी करनी चाहिए अभी। तो जनरली हम मान लेते हैं, जो पता नहीं होता है, तो जैसे हमने मान लिया कि माना वे संख्याएं, कुछ भी मान लीजिए आप, हम ए से जेड तक की कुछ भी मान लेते हैं, ए से जेड तक मान लीजिए वे संख्याएं ए और बी है, हमने मान लिया। अब जो हम मानते हैं, लास्ट में हम उसी का मान निकालते हैं। यहाँ पे ए और बी क्या है, चर है, तो जो हमने माना है हम इसी का मान निकालेंगे लास्ट में। तो पहले अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे 2 संख्याओं का योग कितना है अपने पास, 30 है। तो जैसे ए पहली संख्या हमने मान लिया है, और बी दूसरी संख्या, तो ए और बी इनका योग कितना है, 30 है। उसी प्रकार इनका अंतर, जैसे ए, अंतर मतलब होता है घटाव, योग मतलब होता है जोड़, है ना। तो ए माइनस बी, इनका अंतर कितना है, 10 है। तो ये हमने देखा दो, ये आपने पास, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमारे पास 2 समीकरण बना। तो देखिए यहाँ पे अब 2 समीकरण आ गया, इसे समीकरण 1 और इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो जनरली इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहली जरूरी चीज है, ये तो हमने सोचा, ये बनाया, ये हमारी तर्क शक्ति है ना, जो हमने ये समीकरण बना लिया। ये समीकरण बनाना भी आप तभी सीखेंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मान लीजिए अब हमने समीकरण तो बना लिया, अब हम इसे सॉल्व कैसे करें, तो ये समस्या आती है हमारे पास, है ना, अगर आप नहीं जानते हैं ना बेसिक मैथ। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले समीकरण पढ़िए, और समीकरण पढ़ने से पहले आप इनके बारे में जानिए कि ये बीजीय व्यंजक होते क्या है ना, क्यों मानते हैं, क्या मानना चाहिए हमें, ये सब पता होना चाहिए हमको। फिर हम एकदम विस्तार से बनाएंगे। तो जैसे इसको बनाते हैं तो हम इसको जोड़ देते हैं, मतलब अब समीकरण आ गया है ना, मेन तो हमने समीकरण बना लिया, तो समीकरण आ गया, अब समीकरण को हल करने आना चाहिए। तो
इसे हल करने के लिए मतलब इसे मैं मानता हूँ ये जनरली हमारे क्या कैलकुलेशन का हिस्सा है। मतलब जब तक हमसे कैलकुलेशन नहीं बनेगा तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सीखना जरूरी ये है कि हमें कैलकुलेशन आना चाहिए, एकदम अच्छे से कैलकुलेशन आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को बना लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन था, मान लिया अभी तो मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया होगा, आपने बनाया होगा, कई बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और बड़े बड़े समीकरण आते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे आता दूसरा, यहीं पे लिखा होता √3a प्लस √3 या √4b बराबर √5 प्लस √4, ये समीकरण आता है हमारा। और बोल मतलब और भी मान लीजिए कुछ, जैसे √7a माइनस √7b बराबर √3√2 प्लस 5√2, ऐसे आता। तो इस टाइप की जनरली, हालांकि समीकरण गलत होगा है ना, लेकिन अगर इस टाइप का समीकरण आता तो सबसे पहले हमें इनके बारे में सीखना जरूरी है कि रूट क्या होता है, क्यों हमें मतलब इनको कैसे जोड़ा घटाया जा सकता है। तो ये सब सीखना हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पे और कुछ भी हो सकता है, जैसे बट्टा में हो जाता रूट, बट्टे में 7 आ जाता, बट्टे में 2 आ जाता है ना, ऐसे इस टाइप से समीकरण आता और कठिन होते जाता, और भी बड़े बड़े अंक आ सकते हैं। तब यहाँ पे मतलब थोड़ा कठिन हो जाता, लेवल हाई हो जाता। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हमें ये आना चाहिए, मतलब ये क्या होता है, जब तक ये हमें पता नहीं होगा है ना, इसे कैसे पढ़े, इन्हें इनका जोड़ घटाव कैसे होता है, तो ये जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम मैथ नहीं बना सकते। ये तो हमारी तर्क शक्ति है कि हमने इतना मान लिया है ना, और ये हमने प्रैक्टिस किया बहुत ज्यादा, तब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक तो सोल्व कर लिया। इसके बाद जो आता है कि इससे कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, इसको कैसे हल किया जा सकता है, तो उसको पहले हमें सीखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे है ना, मतलब कैलकुलेशन आना चाहिए। तो एक हमारी सबसे जरूरी चीज होती है वो थोड़ी तर्क शक्ति होती है, थोड़ा एनालिसिस करने हमें आना चाहिए। जब तक हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तब तक हम इनको नहीं बना पाएंगे, हम समीकरण ही नहीं बना पाएंगे, उससे समीकरण बना ही नहीं पाएंगे तो उसको आगे हम हल कैसे करेंगे। इसीलिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हमें समीकरण बनाना आना चाहिए, और जो समीकरण हम बना रहे हैं उसको हल करने भी हमको अच्छी तरह से आना चाहिए। मतलब सबसे पहले हमें कैलकुलेशन ज्यादा जरूरी है, कैलकुलेशन सीखना। तो समीकरण बनाना तो हमारा प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने तरह तरह के क्वेश्चन बनाएंगे और तरह तरह के हमें समीकरण मिलेंगे, तभी हम मैथ को आगे हल कर पाएंगे। उसी प्रकार से जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि घास के एक मैदान में एक गाय खूंटे से 7 मीटर लंबी एक रस्सी से बंधी हुई है, तो बताइए वह गाय अधिकतम कितने क्षेत्रफल तक का घास चर सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ज्यादातर देखे हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के जब हम अंकगणित का क्वेश्चन हल करते हैं तो, और ये हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी प्रकार जैसे आयु वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो इन सब क्वेश्चन में थोड़ी सी अपनी तर्क शक्ति लगानी होती है, थोड़ी सी हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। जब तक हम अपने दिमाग को यूज नहीं करेंगे तब तक से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए जैसे जनरली ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिया हूँ, ये वाला है ना, इसको देखते हैं। तो क्या बोलता है कि यहाँ पे घास का एक मैदान है, मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड क्या है, मेरा घास का मैदान है, ठीक। वहां पे एक गाय 7 मीटर लंबी एक रस्सी से बंधी हुई है, तो ये मैदान हो गया, यहाँ पे एक खूंटा है मान लीजिए है ना, और यहीं से एक गाय क्या है 7 मीटर एक लंबी रस्सी से ये गाय यहाँ तक मान लीजिए बंधी है, तो वो अधिकतम यहाँ से यहाँ तक ही आ सकती है ना। अधिकतम उसकी लंबाई कितनी होगी रस्सी की, 7 मीटर दी हुई है, तो वो अधिकतम यहाँ तक आएगी। उसी प्रकार जब वो यहाँ तक आएगी तो वो यहाँ तक भी आ सकती है, वैसे ही यहाँ तक भी आ सकती है, फिर वो यहाँ तक भी आ सकती है ना, और वो इधर भी जा सकती है, उधर ही वो इधर आ सकती है, इधर, मतलब वो ऐसे करके एक वृत्तीय मार्ग में विचरण कर सकती है ना। मतलब वो एक पूरा यहाँ से चरना स्टार्ट करेगी तो वो ऐसे ऐसे चर सकती है पूरा। मतलब इस प्रकार से हमें जो आकृति मिलेगी वो क्या मिलेगी, वृत्त की मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि गाय एक वृत्त का जितना क्षेत्रफल होगा है ना, क्योंकि इसकी हमें त्रिज्या पता है इस वृत्त की है ना, केंद्र से इसकी दूरी कितनी है, मतलब रस्सी की लंबाई कितनी है 7 मीटर, तो हमें त्रिज्या पता है, मतलब वो इस वृत्त के अंदर ही जितना घास है उतना वो अधिकतम चर सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये पता नहीं चल रहा था कि हमारे पास मतलब इस क्वेश्चन को हल करने में वृत्त के बारे में मतलब लग नहीं रहा था क्वेश्चन को देखने से कि वृत्त में इसका हल छुपा हुआ है। तो जनरली ये हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है, और इनमें हर तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं और तरह तरह के ट्रिक छुपे होते हैं इनमें। तो हमने देखा कि इसमें क्या है वृत्त, तो हमें सबसे पहले जरूरी हो गया कि वृत्त के बारे में क्या होता है। वृत्त हमने तो ये जान लिया कि वो इस वृत्त के अंदर इतने घास को चर सकते हैं, तो हमें वृत्त के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो अधिकतम कितना घास चर सकती है, मतलब वो हमें वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है त्रिज्या, मतलब 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर,
ये काट दिया, मतलब कितना आ गया 154 सेंटीमीटर वर्ग। मीटर में दिया हुआ है इसीलिए मीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो ऐसे ही मतलब इस टाइप के, तो इसके लिए भी हमें पहले जैसे क्वेश्चन तो पता नहीं था हमको कि वृत्त आएगा, तो ऐसे मतलब बार बार हमें जरूरत होती है कि हम बार बार इस टाइप के क्वेश्चन बनाए। मतलब सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है प्रैक्टिस भी करें, है ना। प्रैक्टिस आता है और हम समझ जाते हैं कि ये ऐसे बनेगा, तब जरूरी होता है कि हमें सबसे जरूरी जो होता है वो कैलकुलेशन होता है कि कैलकुलेशन कैसे करें। यहीं पे अगर यही दिया हुआ जैसे 7 मीटर 7/2 हो जाता, तो यहाँ पे 7/2 आता, 7/2 आता, तो इसका हमें सरल करने भी आना चाहिए। और यदि रूट में दिया होता, रूट में 2 आ जाता, तो रूटों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। मतलब पूरा कैलकुलेशन हमें अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन को कठिन बनाने के लिए वहां पे वो त्रिज्या कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे ये संख्या कुछ भी दे सकता है ना। तो इससे जरूरी होता है कि जो हमारा जो क्वेश्चन में अंक रहेगा, उस अंक से रिलेटेड या उस अंक से जो रिलेटेड टॉपिक है उसका ज्ञान हमें अच्छी तरह से होना चाहिए। मतलब जोड़ना घटाना और उनसे रिलेटेड संक्रियाएं सभी आना चाहिए। मतलब कैलकुलेशन में आना चाहिए। कैलकुलेशन और प्रैक्टिस दो चीज है ना, एक अपने को दिमाग लगाना है, एक तर्क शक्ति लगानी है ना, दिमाग लगाना है कि वो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। और ये आपको जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक आप तर्क नहीं लगा पाएंगे क्वेश्चन में, है ना। तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखे ही होंगे आपने एग्जाम में, जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन, दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो है ना, हमें जरूरी है कि मतलब हम बार बार प्रैक्टिस करें, थोड़ा तर्क लगाएं, और मेन हो जाता है फिर हमें कैलकुलेशन आना चाहिए। हम तर्क तो लगा लेंगे, लेकिन जब तक हमसे कैलकुलेशन नहीं बनेगा हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम जानते हुए सब सूत्र भी हमें पता होगा, लेकिन जब तक कैलकुलेशन अच्छे से नहीं आएगा तो हम कैलकुलेशन में कहीं फंस जाएंगे और हमारा आंसर नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन बहुत जरूरी चीज है, बहुत ही मतलब जरूरी चीज है, इसीलिए आप कैलकुलेशन जरूर सीखिए। उसके बाद आप बार बार प्रैक्टिस करिए। इस टाइप के जितने क्वेश्चन आपको मिले, चाहे वो आर एस अग्रवाल की किताब हो, चाहे परफेक्ट की हो, है ना, चाहे एचडी यादव की किताब है, इसके अलावा आपको जहां से नेट वोट से जितने टाइप के क्वेश्चन मिले आप उन पर बार बार अभ्यास कीजिए, तभी आप मैथ में अच्छे अंक ला पाएंगे। और तरह तरह के क्वेश्चन बनाइए। तो हम इसीलिए सबसे पहले हम जो देखेंगे ना, हमारा जो इस वीडियो में मेन जो टॉपिक आएगा, जो हमें मतलब क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो हम उसके अंतर्गत हम सबसे पहले कैलकुलेशन देखेंगे कि कैलकुलेशन यानी गणना करना। जैसे ये आया है ना, ये सब तो हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे क्षेत्रफल, वृत्त के बारे में और आयु से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे हम मतलब बाद में जाएंगे, पहले हम देखेंगे कैलकुलेशन। मेन हमारा सबसे जरूरी जो हो जाता है वो हो जाता है कैलकुलेशन का टॉपिक। तो कैलकुलेशन हमें सीखना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन सीखेंगे। अब देखते हैं कि कैलकुलेशन के अंतर्गत हम कौन से टॉपिकों पे आगे चर्चाएं करने वाले। तो दोस्तों हमने देखा 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल में लेके देखे कि मैथ कैसे पढ़ें। अब जो हमारा मेन मैथ पढ़ने का रणनीति है वो कैसा होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमें क्रम मतलब क्या, किस टॉपिक को हमें पहले पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक को बाद में पढ़ना चाहिए, तो वो सबसे जरूरी हो जाता है। तो हमने देखा कि हमें मैथ सीखने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, और उनका क्रम सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप उसे क्रम से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप मैथ नहीं सीख सकते। वैसे में मैथ आप पढ़ते जाएंगे और भूलते जाएंगे, लेकिन अगर आप उसी को क्रम से पढ़िए तो आपको याद भी रहेंगे। तो इसी के लिए हम देखते हैं, तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो जैसे कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन यानी जिसको हम हिंदी में गणना बोलते हैं, मतलब गणना करने। तो गणना करने के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो 2 टॉपिक होगा। एक क्या होगा, एक को हम अंक गणित बोलेंगे, है ना, एक हमारा अंक गणित का होगा। तो अब अंक गणित के अंतर्गत भी हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे उस पहले ध्यान देते हैं। जैसे पहला क्या पढ़ेंगे हम, तो अंक गणित है तो इसमें ज्यादातर अंकों के बारे में हम सीखेंगे। जैसे अंक के बारे में, जैसे प्राकृतिक संख्या, तो हम प्राकृतिक संख्या पर बात करेंगे और इन पर संक्रियाएं देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और इनका जुड़ना घटाना कैसे होता है। तो आप सभी जानते ही होंगे इसको, है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है ना। उसके बाद हम पूर्णांक पर बात करेंगे। पूर्णांक यानी इंटीजर पूर्णांक क्या होता है। और फिर जब पूर्णांक पढ़ेंगे तो फिर हम भिन्न पढ़ेंगे कि भिन्न क्या होता है। और जब भिन्न हम पढ़ते रहेंगे तो इसी के बीच हम देखेंगे भिन्न के बाद, जैसे भिन्न को अलग पढ़ेंगे हम, अब परिमेय संख्या देखेंगे, परिमेय संख्या देखेंगे। भिन्न के बाद हम क्या देखेंगे, परिमेय संख्या, कि परिमेय संख्या क्या होती है। इस पर भी हम संख्याओं में बात करेंगे। उसके बाद छठवां क्या होगा हमारा, हम घातांक पर देखेंगे कि घातांक क्या होता है। और इसी बीच में हम जैसे घातांक पढ़ेंगे, घातांक के अंतर्गत भी हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक होंगे, जैसे वर्ग, है ना,
इसको मैं नहीं लिखता हूँ, बाद में लिखो। पहले घातांक पढ़ेंगे, सातवां फिर क्या पढ़ेंगे हम, करणी के बारे में पढ़ेंगे। और इसी को पढ़ते दौरान हम थोड़ा अपरिमेय संख्या के बारे में देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया अंक गणित के अंतर्गत। तो अंक गणित के अंतर्गत हम ये देखेंगे। इसके अलावा आप बोलेंगे बहुत सारे इनसे रिलेटेड टॉपिक छूट रहे हैं, जैसे लघुत्तम महत्तम हो गया है ना, वर्गमूल, घनमूल, फिर वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है। तो ये सब हम विस्तार से देखेंगे इसी के अंतर्गत, घातांक में जब आएंगे तब। और जहां पे जो जो हमको जरूरत पड़ेगा उस टॉपिक पर हम जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं बोला हूं कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ने का, वो है क्रम। तो हम जहां जहां हमको जरूरत होगा हम वहीं पे क्रम से पढ़ेंगे और उसी टॉपिक को उठाएंगे, अगर हमें लगता है कि हमें ये पहले सीखना चाहिए। तो मेन जो हमारा भी टॉपिक है हम इसको तो जरूर पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत जैसे लघुत्तम महत्तम आएगा तो वो सब भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा अंक गणित का टॉपिक हुआ है ना। अब अंक गणित के अलावा हम फिर बीज गणित पर बात करेंगे कि बीज क्या होता है। तो बीज गणित, अब बीज गणित के अंतर्गत भी आप जानते हैं, जैसे बीज गणित के अंतर्गत जैसे हम पहले बीजीय व्यंजक पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक पढ़ेंगे। फिर क्या देखेंगे, बहुपद, जो बीजीय व्यंजक से मिलकर बनता है बहुपद। और जब सीख लेंगे तो फिर दोनों टॉपिक के बाद हम समीकरण पढ़ेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ना हमारा, समीकरण क्या होता है। समीकरण हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक जाएगा ये, इसके अंतर्गत हम पूरा समीकरण देखेंगे, जितने टाइप के समीकरण होते हैं। और जब हम इनको पढ़ लेंगे पूरा, तो इन सभी टॉपिक को मिला के और इन दोनों टॉपिक को मिला के जो हमारा होगा वो क्या होगा, सरलीकरण। हम सरलीकरण मतलब सरल करना सीखेंगे कि कैसे सरल करते हैं। इसी के अंतर्गत जो आ जाएगा वो बोर्ड मैथ्स का रूल आ जाएगा, है ना। बोर्ड मैथ्स रूल क्या होता है, तो ये सीखेंगे। मतलब हम क्रम से इतना पढ़ने के बाद इसको उसके बाद सरलीकरण और बोर्ड मैथ्स सीखेंगे, और लास्ट में हम जब पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, समीकरण पढ़ेंगे। तो ये हमारा कैलकुलेशन का चैप्टर हुआ। इसके अंतर्गत केवल हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। मतलब कैलकुलेशन के अंतर्गत जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, और इन पर अधिकतर संक्रियाएं जैसे कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होंगी, और इससे कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आने लायक, उन पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन इस पर मैं बता रहा हूं अभी हम केवल बेसिक लेवल पे चर्चा करेंगे, केवल बेसिक लेवल पे, है ना, बेसिक लेवल पे। ज्यादा विस्तार से हम इसमें नहीं जाएंगे, केवल एकदम बेसिक लेवल पे ऊपर ऊपर सीखेंगे। उसके बाद जब हम इसको पढ़ लेंगे बेसिक लेवल, तो थोड़ा सा हाई लेवल पे इसी को पढ़ के देखेंगे, जिसमें थोड़े मतलब मेन कैलकुलेशन सीख जाएंगे ना। तो उसके बाद हम जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, थोड़ा लगता है कि वो सीखना है, तो हम वो सब जरूर सीखेंगे। तो ये हमारा बेसिक लेवल का होगा चैप्टर। फिर इन कैलकुलेशन इनको पढ़ने के बाद, मतलब इन कैलकुलेशनों के चैप्टर को पढ़ने के बाद, है ना, जब हमारे ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, बीज गणित और अंक गणित, तब हम बात करेंगे विभिन्न जो अंक गणित के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक होता है, जैसे दैनिक जीवन से रिलेटेड, है ना, दैनिक जीवन से रिलेटेड है ना, या पहेलियां टाइप की क्वेश्चन, है ना, पहेलियां। जैसे इसके अंतर्गत जो टॉपिक आता है, जैसे कार्य समय ले लीजिए आप, है ना, कार्य समय, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, मिश्रण, अनुपात समानुपात, मिश्रण, कार्य समय, नल टंकी, फिर रेलगाड़ी, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक्सेट्रा है ना, मैं लिख दे रहा हूँ। बाकी और भी जितने में हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उनको हम पढ़ेंगे। जो दैनिक जीवन से रिलेटेड आयु, मतलब एक आयु वाला भी होता है, वो सब देखेंगे। पहली टाइप की क्वेश्चन है देखेंगे इसमें। उसके बाद फिर हम बीज गणित पढ़ेंगे ना, नहीं बीज गणित नहीं, उसके बाद जो हमारा बीज गणित हो गया, बीज गणित के अंतर्गत हम ये सब देखेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे जैसे वाणिज्य गणित, है ना, मेन वाणिज्य। ये वाणिज्य गणित आसान होता है, इसमें बस हमारा कैलकुलेशन थोड़ा यूज करना होता है और थोड़ा सा तर्क शक्ति। बाकी वाणिज्य, तो वाणिज्य गणित के अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक होगा हमारा, जैसे लाभ हानि, फिर प्रतिशत, बट्टा, साझेदारी, है ना, बट्टा, साझेदारी, डिस्काउंट भी बोलते हैं बट्टा को, है ना, बट्टा, साझेदारी। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिन पर हम चर्चा करेंगे। और भी जो टॉपिक छूट रहा होगा वो सब हम इसमें सीखेंगे वाणिज्य गणित के अंतर्गत। फिर वाणिज्य गणित हो जाएगा, दैनिक जीवन से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या, क्षेत्रमिति, नहीं, इसके बाद ना जो हमारा मेन टॉपिक जैसे ये होता है ना, आंकड़े विश्लेषण, पाई चार्ट और बहुभुज आंकड़े विश्लेषण, जिसको हम सांख्यिकी भी बोलते हैं ना, विश्लेषण या सांख्यिकी। तो सांख्यिकी के अंतर्गत जैसे टॉपिक आएगा, है ना, पाई चार्ट आएगा, पाई चार्ट, फिर बहुलक, समांतर माध्यम, माध्यिका, बहुभुज, ये सब जितने भी टॉपिक्स है इसके अंतर्गत भी हम आंकड़े विश्लेषण या सांख्यिकी के अंदर
देखेंगे, है ना, इन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक होता है, जैसे मेन जो जैसे त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति नहीं बात करेंगे, पहले हम देखेंगे क्षेत्रमिति के बारे में। नहीं, ज्यामिति देखते हैं ना, ज्यामिति वो तो हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे, है ना, एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो जैसे ज्यामिति गणित देखेंगे, फिर क्षेत्रमिति देखेंगे, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति। यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा मैं टॉपिक लिखा हूं, आप तो जानते हैं इसके अंतर्गत भी कितने सारे टॉपिक आते हैं। जैसे ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति आ जाता है, फिर ज्यामिति के अंतर्गत रेखाएं, कोण आएंगे, त्रिभुज आएंगे, चतुर्भुज आएंगे, है ना, त्रिभुज, चतुर्भुज और समरूप त्रिभुज, चरवाग समता, ये सभी ज्यामिति के अंतर्गत आएंगे, है ना। निर्देशांक ज्यामिति हो चाहे फिर ज्यामिति रचना हो, ये सबसे रिलेटेड ज्यामिति के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आएंगे। और क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति के अंतर्गत तो जानते हैं चतुर्भुज यानी 2D बोला जाए और 3D बोला जाए, मतलब 2D डायग्राम और 3D डायग्राम, एक विमीय मतलब द्विविमीय, त्रिविमीय। तो इसके अंतर्गत जैसे 2D क्या होता है, जैसे आयत होता है, वर्ग होता है ना, तो आयत को मिला के जब 3D डायग्राम बनाया जाता है तो घनाभ बनता है, वर्ग को मिलाने से घन बनता है, प्रिज्म होते हैं त्रिभुज को मिलाकर बनाने से, है ना। तो ऐसे करके 2D और 3D डायग्राम देखेंगे हम क्षेत्रमिति के अंतर्गत। विभिन्न मतलब अनेकों प्रकार के डायग्रामों के बारे में सीखेंगे वहां पे, है ना। फिर त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में आप जानते ही हैं, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे। तो ऐसे करके त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ज्यामिति और जो जो जरूरतमंद की मतलब जो भी हमारे एग्जाम में जरूरतमंद आने वाले टॉपिक्स हैं, हम उन पर 1 बाय 1 टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। तो जनरली मैं इसको बाद में रखा हूं ना, ये सब टॉपिक पहले हम कैलकुलेशन सीखेंगे, क्योंकि ये जो होता है ज्यामिति हो चाहे क्षेत्रमिति हो, ये गणित जो होता है ये मतलब गणित की अन्य शाखा है ना, तो इस गणित की इन शाखाओं को हल करने के लिए हमें अंक गणित और बीज गणित की आवश्यकता होती है। मतलब ये पूरे शाखाओं को ले लो आप, जब तक आपसे अंक गणित और बीज गणित नहीं बनेगा तब तक आप वाणिज्य गणित या आंकड़े विश्लेषण या दैनिक जीवन से रिलेटेड टॉपिक कुछ भी नहीं बना सकते, क्योंकि इसी के अंतर्गत कैलकुलेशन आता होता है। और जो भी मैथ की हमारी समस्याएं होती है दैनिक जीवन में, हम अंक गणित और बीज गणित का ही उपयोग करके उस समस्याओं को सुलझा सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए सबसे जरूरी है हमें अंक गणित और बीज गणित सीखना। उसके बाद हम धीरे धीरे गणित की अन्य शाखाओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारे मैथ सीखने की रणनीति यही होगी, है ना। अब हम 1 बाय 1 एक एक वीडियो में इन टॉपिकों पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मैथ सीखना है तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट जरूर करिए, है ना। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।